नमस्कार, मैं एल के सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द एम्पावर कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही है और पॉलिटी की क्लास में भारत का संवैधानिक विकास का जो चैप्टर है वो चल रहा है। इसके पहले हमारा 3 वीडियो बन चुका है। हमने भारतीय संविधान की भारत का संवैधानिक विकास जो है उसकी पूर्व की स्थितियाँ क्या थी इसके बारे में हमने 2 वीडियो में बताया था। और जब से भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट हुआ है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, अब वहाँ से एक वीडियो बन चुका है। उसमें हमने देखा था कि 3 एक्ट के बारे में हम देखे थे, 1773 और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1786 का लास्ट एक्ट हम इस वीडियो में देखे थे। और आज हमें आगे उसी को लेके चलना है और इसमें हमें देखना है आज का जो एक्ट है उस एक्ट के बारे में हम देखेंगे उस 1793 का। ठीक है, 1793 का, ठीक है, एक्ट या अधिनियम। अधिनियम 1793 का अधिनियम हमें यह देखना है या चार्टर एक्ट देखना है। हमने देखा था 1786 का जो देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, 1786 के अधिनियम के बारे में हमने देखा था। उसमें गवर्नर जनरल की कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और उसमें गवर्नर जनरल की शक्तियां जो थी उसके साथ साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां दी जाती हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 1793 के चार्टर एक्ट जो आया था। ठीक है, यहाँ हम चार्टर एक्ट लिख देते हैं क्योंकि ठीक है, चार्टर एक्ट, इसमें क्या किया गया? पहला परिवर्तन ये हुआ कि कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहली बात, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें हमने बताया था कि जिस समय कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, उस समय महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को 15 सालों के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। लेकिन यहाँ कंपनी धीरे धीरे व्यापार करना शुरू कर दी और अपना वर्चस्व यहाँ जमा लिया, तो धीरे धीरे कंपनी को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले 15 वर्षों के लिए अधिकार मिला था लेकिन उसके बाद इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो यहाँ क्या हुआ कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया पहली बार। उसके बाद इसमें एक प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे, नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को जो वेतन देने की प्रक्रिया रही वो भारतीय राजस्व से देने का उपबंध किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से
वेतन देने का उपबंध। ठीक है, भारतीय राजस्व से वेतन देने का उपबंध किया जाता है किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। अब उसके बाद एक परिवर्तन इसमें यह किया गया कि ब्रिटिश क्षेत्रों में, ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित कानून का पहली बार नींव रखा गया किस एक्ट के तहत? 1793 के एक्ट के तहत। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा, ठीक है, भारतीय ब्रिटिश क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा पहली बार कानून की नींव रखी गई या प्रशासन की नींव रखी गई लिखित द्वारा। पहले नहीं, पहले गवर्नर जनरल के जो उसका आदेश होता था उसी को कानून मान लिया जाता था, लेकिन लिखित तौर पे अगर बात किया जाए कानून का अधिकार, प्रशासन, अगर प्रशासन करने का अधिकार दिया गया तो 1793 के एक्ट के तहत पहली बार, ठीक है, लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है, और लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई पहली बार, और सभी कानूनों व नियमों का जो व्याख्या करने का अधिकार था, ठीक है, उस पर चर्चा करने का अधिकार था, न्यायालय को दिया गया। ठीक है, सभी कानूनों व नियमों, ठीक है, सभी कानूनों व नियमों की व्याख्या करने का अधिकार, व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दिया गया। ठीक है, न्यायालय को पहली बार दिया गया। लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई और उसका कानूनों और नियमों का व्याख्या करने का अधिकार जो है वह न्यायालय को दिया गया। इसमें मुख्य पॉइंट इतने ही हैं। 1793 में हमने देखा कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का अधिकार मतलब उपबंध किया गया। पहले ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश के राजा संसद से उनका वेतन दिया जाता था या कंपनी उनका वेतन दिया करती थी, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय राजस्व से वेतन देने का उपबंध किया गया। उसके बाद लिखित विधियों द्वारा पहली बार प्रशासन की नींव रखी गई लिखित विधियों द्वारा, और इसका अधिकार जो है कानूनों का जो व्याख्या करने का अधिकार था वह न्यायालय को दिया गया। ठीक है, ये थे प्रावधान 1793 के। अगला पॉइंट है 1813 का, ठीक है, का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट इसके बाद आता है। ठीक है, अब क्या किया गया, कंपनी के 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया कंपनी के कार्यों को। ठीक है, कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। ठीक है, पुनः बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगर पूछता है
कि कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए कब से बढ़ाना शुरू हुआ? तो 1793 से। ये भी पूछता है कौन-कौन से अधिनियम द्वारा बढ़ाया गया था? तो 20 वर्षों के लिए, पहले 20 वर्षों के लिए बढ़ा, फिर 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक। दूसरी पॉइंट ये थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। ये थी 1813 के अधिनियम के तहत। ठीक है। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति। ठीक है। धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। इसमें इससे पहले भारत में धर्म प्रचार के लिए ब्रिटिश नहीं आते थे ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन 1813 का चार्टर एक्ट आया, उसके तहत उन्हें धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। वे आते थे भारत में, स्कूल के माध्यम से, संघ के माध्यम से धर्म का प्रचार करते थे। ठीक। उसके बाद अगली पॉइंट ये है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? 1813 के। कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। ठीक है। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश के लिए व्यापार करने की अनुमति दी गई। इसमें केवल थोड़ा से रियायत ये दिया गया कि कंपनी के अधिकार को थोड़ा से रखा ये गया था कि चीन के साथ व्यापार, ठीक है, चीन के साथ व्यापार, ठीक है, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को, चाय के व्यापार को, ठीक है, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को यथावत कंपनी के हाथों में बना रहा। बाकी जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब जो है कोई भी ब्रिटिश नागरिक आके भारत में व्यापार कर सकता था। कारण ये था कि उस समय ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में एक औद्योगिक क्रांति का समय चल रहा था। सूती कपड़ों की अधिक मांग थी और एक व्यापार करने की एक जगह की आवश्यकता थी, एक बाजार की आवश्यकता थी। उसी के लिए कंपनी के, और हाँ, कंपनी के अलावा और कोई व्यापार कर नहीं सकता था। ब्रिटेन के तरफ से केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। तो इसी के चलते कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिशों को लिए खोल दिया गया। लेकिन थोड़ी सी छूट कंपनी के लिए ये रही कि चीन के साथ वह व्यापार और चाय के व्यापार को कर सकती थी। केवल 2 जगह उनको थोड़ा से सहायता मिली। उसके बाद अगली पॉइंट ये आती है कि इसी अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए
1,00,000 रुपए खर्च करने का उपबंध। ठीक है, प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपया भारतीयों के ऊपर खर्च करने का उपबंध किया गया। हालांकि ये बड़े शौक से भारतीयों की शिक्षा पर खर्च करने नहीं कर रहे थे। उन्हें उनकी थोड़ी सी सहानुभूति, ये दिखावा के लिए कि हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, और उनकी सहानुभूति प्राप्त करके उनका शोषण करने का मेन उद्देश्य हुआ करता था। थोड़ा से भारतीय जो काफ़ी सीधे साधे होते थे, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते थे, तो इसी के चलते भारतीयों की शिक्षा पर उन्होंने यह नीति अपनाई कि हम थोड़ा से भारतीयों के लिए करेंगे, उनका विश्वास जीतने के लिए। तो उन्होंने प्रतिवर्ष भारतीयों की शिक्षा पर 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का उपबंध किया, ये नीति अपनाई। ठीक है, ये था 1813 के अधिनियम के तहत इतने उपबंध हुए। ठीक है, उसके जो बाद है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1833 का चार्टर एक्ट है। उसके बाद लास्ट एक्ट जो है, कंपनी के अंतर्गत जो भारत शासन कर रहा था, तो 1853 का, ये दो चार्टर एक्ट जो हैं काफी महत्वपूर्ण है, काफी बातें भी हैं उनके अंदर। तो हम अब देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट देखते हैं। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। तो इतनी बातें हमने 1813 के बारे में हमने देखा, क्या क्या उपबंध किए गए थे। ठीक है, ईसाई मिशनरियों का भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दिया गया। उसके बाद कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चीन के साथ और चाय के व्यापार को उनके अधिकार में रखा गया। ठीक है, उसके बाद भारतीयों पर 1,00,000 रुपया खर्च करने का उपबंध भी किया गया। ठीक है, भारतीयों का ध्यान भटकाने के लिए। चलिए अगली पॉइंट हम देखते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या किया गया, कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। हमने देखा कि 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा, फिर 1813 के लिए 18 में 20 वर्षों के लिए बढ़ा, फिर 1833 में, ठीक है, कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, पुनः बढ़ा दिया गया। ठीक है, कंपनी के कार्यों को 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, अगली पॉइंट, कि बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे, अब उन्हें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, किस अधिनियम के तहत, 1833 के तहत। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना
दिया गया। ठीक है, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, पहला पहला भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, इतनी बातें। अगली पॉइंट इसमें यह है अगली पॉइंट गवर्नर जनरल की जो सब परिषद है, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अच्छा, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिए जाने के कारण देश का केंद्रीयकरण कर दिया गया। अब भारत के लिए एक गवर्नर हुआ करते थे। पहले जो थे, हर प्रांत के अलग अलग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत के लिए एक गवर्नर जनरल बना दिया गया और देश का केंद्रीकरण कर दिया गया। अब इसमें क्या हुआ? इसमें हुआ ये कि सब परिषद पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी, अब पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी, लेकिन एक कंडीशन थी इसमें कि अगर नियंत्रक मंडल को, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, अगर कानून नहीं पसंद आता था, उसके मन मुताबिक नहीं हुआ करता था, तो उस कानून को अस्वीकृत कर देता था और अपने हिसाब से कानून बना सकता था। ठीक है, तो यहाँ बात ये हुई कि गवर्नर जनरल सपरिषद सहित, ठीक है, सपरिषद सपरिषद गवर्नर जनरल पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी, बना सकता था। ठीक है, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अगर कानून नहीं अच्छा लगता था, तो उस कानून को जो है अस्वीकृत कर सकता था। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके बाद अगली पॉइंट इसमें यह है कि जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां थी, क्योंकि उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंबई, मद्रास, बंगाल। बंगाल से शासन शुरू हुआ। अच्छा, कंपनी ये 2 प्रेसिडेंसियां थी, बंबई और मद्रास, इनके अधिकार क्षेत्र कम कर दिए गए 1773 के समय ही। बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को। ठीक है, उसी समय लेकिन 1833 के अधिनियम के तहत कानून जो मद्रास और बंबई के गवर्नर जो कानून बना सकते थे, वो भी शक्तियां छीन ली गई। पहले अधीन थे तो 1773 के समय में, लेकिन कुछ अधिकार दिया गया था जो अपने प्रांतों के लिए कानून बना सकते थे। लेकिन इस अधिनियम के तहत बंबई, ठीक है, बंबई बंबई और मद्रास, ठीक है, बंबई और मद्रास की कानून बनाने की
बनाने की शक्ति खत्म कर दी गई। ठीक है, कानून बनाने की जो शक्ति थी उसे भी छीन लिया गया। किस एक्ट के तहत? 1833 के एक्ट के तहत। उसके बाद गवर्नर जनरल को परामर्श करने के लिए एक चौथा सदस्य, गवर्नर जनरल का शुरू में हमने देखा था 1773 में 4 सदस्य थे, फिर बाद में 3 सदस्य कर दिए गए। ठीक है, अभी भी 3 है, लेकिन चौथा सदस्य जो गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, विधि सदस्य के रूप में शामिल हुआ। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में परामर्श के लिए विधि सदस्य के रूप में शामिल होता है, और वह सदस्य लॉर्ड मैकाले होते हैं। ठीक है, चौथा सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले के रूप में चौथा सदस्य शामिल होता था, और वह चौथा सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले चौथा सदस्य, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, चौथा सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक, उसके बाद इसमें जो लॉर्ड मैकाले थे, इन्हें परिषद में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। जो चौथा सदस्य शामिल हुआ था गवर्नर जनरल की परिषद में, उसे केवल परिषद में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन उसमें जो है मतदान नहीं कर सकता था। ठीक, उसके बाद एक पॉइंट इसमें यह है कि जो हमने अभी देखा था कि 1813 के अधिनियम में कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन वहां चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को यथावत कंपनी के हाथों में रखा गया था। लेकिन इस अधिनियम के तहत, ठीक है, इस अधिनियम के तहत संपूर्ण व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी को, ठीक, कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया। ठीक, इस अधिनियम के तहत 1833 के अधिनियम के तहत और 1834 में 1834 में 4 सदस्यीय लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ठीक है, किसके अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, विधि आयोग का गठन। ठीक, ये होता है 1834 में 4 सदस्यीय मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया जाता है,
ठीक, और इसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। ठीक, उसके बाद अगली पॉइंट ये होती है कि 1843 में, ठीक, यहाँ एक्ट आया 1833 में, लेकिन 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। कानून तो बन गया था 1833 में, लेकिन इसका उन्मूलन करने में लगभग 10 साल लग गए। 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद 1843 में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन ठीक है। उस समय दास प्रथा का उन्मूलन एलन ब्रो के समय में हुआ था। ठीक है, एलन ब्रो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन होता है। कब? 1843 में। एक्ट आया 1833 में, लेकिन इसका उन्मूलन 1843 में होता है। और उसके बाद अगली पॉइंट यह है, इस एक्ट के तहत एक उपबंध किया गया कि जो कंपनी के अधिकारी नियुक्त होते थे, अब जो है उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 1833 के तहत ये उपबंध किया गया। ठीक है, धारा 87 के तहत, 87 के तहत, धारा 87 के तहत जो एक्ट आया था 1833 का, धारा 87 के तहत यह उपबंध किया गया कि कंपनी के सरकारी पदों पर जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर अयोग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, जाएगा। अब जो है कंपनी के सरकारी पदों पर जो भी व्यक्ति नियुक्त होते थे, अब उनको जो है कोई भी व्यक्ति ये कह के अयोग्य नहीं ठहराएगा कि जाति, धर्म, रंग, मूल वंश आदि के आधार पर अब कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा। इसके किस एक्ट के तहत? 1833 के तहत। अगली पॉइंट इसमें यह है, अगली पॉइंट कि अब जो है भारत का गवर्नर जनरल जो होते थे, पहले एक प्रांत के लिए बजट तैयार होता था, लेकिन जब से संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल हुआ, तो अब जो है गवर्नर जनरल संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करेगा। ठीक है, एक ही बजट तैयार करेगा इस एक्ट के तहत। ठीक, हमने देखा 1833 के बारे में, कंपनी के सरकारी पदों पर जो भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त होते थे, किसी को अब जाति, धर्म, रंग
मूल वंश आदि के आधार पर अब उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। जहां गवर्नर जनरल किसी प्रांत के लिए, किसी एक प्रेसिडेंसी के लिए बजट तैयार होता था, अब गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि पूरे भारत के लिए एक ही बजट तैयार होगा। ठीक है, दास प्रथा हमने देखा कि 1843 में उसका उन्मूलन किया गया और मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी जो कानूनी अधिकार थे उन्हें छीन लिया गया और कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, चाय और चीन की। ठीक है, और एक गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य शामिल होता है विधि सदस्य के रूप में। उसे मतदान देने का अधिकार नहीं था, वह बैठकों में, समिति के परिषद की बैठकों में भाग ले सकता था, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1834 में 4 सदस्यीय वाली एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और वहां प्रथम विधि सदस्य भी यही होते थे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है 1833 के बारे में, सॉरी 1853 के एक्ट के बारे में। ये ब्रिटिश कालीन इतिहास में आखिरी एक्ट था। ठीक है, जो कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश संसद शासन कर रही थी। उसके बाद 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। वहीं से कंपनी के हाथों से भारत के जो शासन था छीन लिया जाता है और डायरेक्ट ब्रिटेन से शासन होने लगता है भारत पर। ठीक है, उसको हम अलग वीडियो में शुरू करेंगे। वहां से फिर जितने भी एक्ट पारित होते थे उन्हें अधिनियम कहा जाता था। ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। अब आखिरी एक्ट है 1853 का